नमस्कार, एक बार फिर से मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय डीसी सर पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हम MPPSC 2025 की तैयारी कर रहे हैं और उसी तैयारी को मैं और बूस्टअप करने के लिए आपके लिए MPGK का एक टारगेट सीरीज लेके आया था। उसकी क्लासेस हम कंटिन्यू लगा रहे हैं। अभी तक 6 क्लासेस हमने कंप्लीट कर दिए, आज 7वीं क्लास है। और दोस्तों, 6 क्लास में मैं 25 ऑब्जेक्टिव आपके लिए लाता हूं, तो लगभग 150 और 150 में कम से कम हर उसमें मैं 4 आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं। यानी हमने लगभग 600 MCQ सॉल्व कर लिए हैं। दोस्तों, यह सीरीज आपका जब तक एग्ज़ाम हो जाएगा यानी 16 फरवरी तक कंटिन्यू रहने वाली है। तो आप समझ लीजिए आपके लिए कितना बेनिफिशियल होने वाली है इस सीरीज़। बेनिफिट बहुत होगा इस सीरीज़ का। इस सीरीज के आखिरी तक आपको बने रहना है। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित है। यानी यह किसकी बात कर रहा है कि विधानसभा में आरक्षण की बात कर रहा है। तो विधानसभा में हम आरक्षण की बात करते हैं तो हमें अनुच्छेद 332 में विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान देखने को मिलता है। अब देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा है, विधानसभा की सीटें हैं, लोकसभा की सीटें भी हैं, आप सभी को पता है, और राज्यसभा की सीटें भी हैं, ये भी बात आप सभी को पता है। अब देखिए, विधानसभा में आरक्षण दिया जाता है, लोकसभा में आरक्षण दिया जाता है, परंतु राज्यसभा में आरक्षण नहीं दिया जाता है। अब देखिए टोटल सीट कितनी है, पहले हम टोटल सीट की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीट है, लोकसभा की 29 है और राज्यसभा की 11 है। अब हम आरक्षण की बात करते हैं तो पहले एसटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अनुसूचित जनजाति ज़्यादा है और अनुसूचित जाति कम है। तो हमारे यहाँ अनुसूचित जनजाति की जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ कुल कितनी विधानसभा में 47 सीटें उनके लिए आरक्षित हैं तथा अनुसूचित जाति के लिए 35 सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा में हम देखते हैं तो 6 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए, साथ ही 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। यानी आप बोलेंगे तो सर 10 सीटें लोकसभा में मध्य प्रदेश से आरक्षित हैं, साथ साथ विधानसभा से सर 82 सीटें आरक्षित हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से अनुसूचित जाति का बोला है, तो सर आपने बताया कि 35 किसकी अनुसूचित जाति की है और जनजाति की आपने बताया 47 है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी वाला। ये बात भी आपको पूरी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपके प्रश्न बन सकता है। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलने से पहले मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, हमने MPPSC 2025 के लिए टेस्ट सीरीज का जो हमारा शेड्यूल था उसे जारी कर दिया है। दोस्तों, इसमें आपको 20 FLT कितनी 20 FLT प्लस 15 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं। और साथ साथ जो हमने 14,000 वाली जो आपके लिए स्पेशल सीरीज चलाई थी वो आपके लिए फ्री में, आप समझ लीजिए कि वहाँ आपको फ्री में मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि इन सभी का टोटल कॉस्ट मिला के कितना हो चुका है, 499 हो चुका है। 499 में आपको इतना सारा मटेरियल मिलने वाला है। साथ साथ जिन बच्चे को लगता है कि सर मुझे तो ऑफलाइन मोड में देना है, उसको हम PDF भी प्रोवाइड कराएंगे। आप PDF डाउनलोड कीजिए, बाहर आप ऑनलाइन की दुकान पे जाके उसे निकला लीजिए और OMR सीट हमने दी है, उसमें भर के अपनी तैयारी को और आयाम दे सकते हैं या अपनी तैयारी को देख सकते हैं और अपनी कॉपी खुद भी चेक कर सकते हैं। तो यह टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत बेनिफिट वाली होने वाली है। तो मेरा यही मानना है कि पैसों की चिंता ना करते हुए क्या कीजिए, इसे ज्वाइन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मात्र 499 रुपये की सीरीज़ है और 499 आप समझ लीजिए कि इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, और इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज़रूर आपका क्या मिलने वाला है, आउटपुट या आपको प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो टेस्ट सीरीज को अच्छे से देख लीजिएगा। टेस्ट नंबर 1 हमारा संकल्पना एंड विचार का 23 तारीख के दिन होने वाला है। उसके बाद हमारी FLT है 24 तारीख के दिन। तो तैयार रहिएगा इन दोनों टेस्ट के लिए भी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कीजिए, इसे ज्वाइन कीजिए, ठीक है। हमारा लाइव बैच भी चल रहा है, आपको लाइव बैच ज्वाइन करना हो तो हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। और ओनली 199 में है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, लाइव है, साथ साथ रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल है आपके लिए, तो आप इसे भी खरीद सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं तो सर भील में पिथौरा चित्रकला हमारे यहाँ देखने को मिलती है। गोंड है सर, वो गोंड शब्द किससे बना है, कोंड से बना हुआ है। कोंड का अर्थ होता है पर्वत, तो ये भी सही है। तो ये दोनों तो सही हो जाते हैं।
फिर बेगा आप सभी को पता है साल वृक्ष में बूढ़ा देव की पूजा करते हैं। किसमें? साल वृक्ष में बूढ़ा देव की पूजा करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अब सहरिया खम्ब स्वांग, क्या यहाँ सही है? यहाँ पर उत्तर क्या पूछा था? नहीं है, तो हमारा खम्ब स्वांग गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर आपने कल ही पढ़ाया था कि कोरकू जनजाति में खम्ब स्वांग एक विशेष त्योहार है जिसमें जनजाति क्या करती है, मेघनाथ के रूप में खम्बे की पूजा करती है। ये बात भी मैंने आपको बताई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? डी वाला, क्योंकि नहीं है उसने पूछा था। अब हम सहरिया जनजाति की बात करते हैं तो सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के सर मध्य भारत के पठार में रहती है, और मध्य भारत के पठार में मुख्य रूप से श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी आदि क्षेत्र आते हैं। ठीक है, फिर सहरिया जनजाति का आपको मतलब भी पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या होता है। शहर होता है, और शहर का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? जंगल होता है। क्या होता है? जंगल। मतलब अर्थ का भी वह पूछ सकता है कि सहरिया शब्द शहर से बना हुआ है और शहर का अर्थ क्या होता है? जंगल होता है। इनके जो कुल देवता हैं, देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा था, अभी हाल में बता रहा हूँ कि इनके कुल देवता जो हैं वो कौन है? तेजा जी हैं। ठीक है, फिर इनकी कुल देवी जो हैं, तो इनकी कुल देवी का नाम है कोडिया देवी। क्या है? कोडिया देवी या कोंडिया देवी। फिर यहाँ इनके जो इष्ट देव हैं, इष्ट देव या इष्ट गुरु जो जिन्हें मानते हैं, उनका नाम है महर्षि वाल्मीकि। तो पेपर में यही पूछा था कि निम्न में से कौन सी जनजाति अपने इष्ट देव या अपने इष्ट गुरु महर्षि वाल्मीकि को जानती है। तो यहाँ भी एमपीपीएससी में पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति में दो नृत्य हैं बहुत प्रसिद्ध, दुलदुल घोड़ी आप सभी को पता होगा, और एक लहंगी नृत्य इसमें किया जाता है। तो दोनों के पॉइंट भी आपको याद रखना है। इनकी पंचायत का जो प्रमुख होता है उसे पटेल कहते हैं, यह भी एमपीपीएससी ने पूछा था, तो यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम हमारे अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश भारत सरकार की ओर से मध्य प्रदेश को किस वर्ष 7वीं बार कृषि कर्मण अवार्ड से सम्मानित किया गया था? दोस्तों 2010-2011 से भारत सरकार द्वारा कृषि कर्मण अवार्ड दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? कृषि में कभी आप अच्छा उत्पादन कर रहे हैं उसके लिए प्रदान किया जाता है, कभी कोई का गन्ने में अच्छा उत्पादन है उसे दे देंगे, कोई खाद्यान्न फसल में कर रहा है तो उसे भी दिया जाता है। तो ऐसे अवार्ड दिए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार को 2021 में 7वीं बार कृषि कर्मण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? 2021। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? क्या पूछा है? सही है। नहीं आता है तो भी लाइन कीजिए, सही है तो भी आन। राज्यपाल राज्य विधायिका का एक अंग है, तो सर बिल्कुल सही है। फिर धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश किए जाते हैं, तो यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है सर? 1 और 2। तो देखिए भाग 6 में आप सभी को पता है, भाग 6 के अनुच्छेद अपने 153 से लेकर लगभग 163-65 तक क्या होता है? राज्यपाल का हमें वर्णन देखने को मिलता है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है, और नियुक्ति कौन करता है राज्यपाल की? तो आप सभी को पता है, राष्ट्रपति करता है। और सर मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के पहले जो राज्यपाल थे वो हमारे पट्टाभी सीतारमैया थे, और जो वर्तमान है सर वो हैं छगन मगन भाई पटेल या छगन मंगू भाई पटेल भी आप उन्हें बोल सकते हैं। ठीक है, तो यह सभी बात आपको याद रखना है, आपके पेपर में पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर पूछ रहा है 2011। तो दोस्तों 2011 की बात करते हैं, उस समय मध्य प्रदेश कौन से नंबर पे था? 6वें नंबर पे था। फिर क्या होता है? 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन हो जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश का कौन सा नंबर आता है जनसंख्या में? 5वां आता है। तो अभी एक एग्ज़ाम में उसने 2021 पूछा था, यहाँ पर उसने 2011 पूछा था, तो हमने 2011 के हिसाब से बताई कितनी? 6वें स्थान पर था। मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 7,26,809 लोग उस समय रहते थे, जो भारत की जनसंख्या का लगभग 5.99% या 6% था। ठीक है, 5.99 आता है तो आप यहाँ लगा के आइएगा। 6% आता है तो 6% लगा के आइएगा। जिसमें से हम मेल की बात करते हैं तो 51.3% हमारे यहाँ मेल है, और फीमेल की बात करते हैं तो 48.3% हमारे यहाँ क्या है? फीमेल है। तो इसे भी आपको याद रखना है।
अपन शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो शहर में हमारे यहाँ 27.60 लोग कहाँ पर रहते हैं, शहर में रहते हैं। और ग्रामीण की बात करते हैं तो 72.04 हमारे यहाँ क्या है, ग्रामीण लोग हैं। इतने सारे फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आते हैं, मध्य प्रदेश में राज्य योजना मंडल का गठन कब किया गया था? तो बहुत बार पढ़ा है, 24 अक्टूबर 1972 को राज्य योजना मंडल की स्थापना की जाती है। उस समय मुख्यमंत्री होते हैं प्रकाश चंद्र सेठी। कौन होते हैं? प्रकाश चंद्र सेठी होते हैं। यानी राज्य योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रकाश चंद्र सेठी थे। यानी इसका जो अध्यक्ष होता है वो पदेन, जो हमारे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है वहाँ क्या होता है, इसका अध्यक्ष होता है। फिर 2006 में क्या हुआ, इसका नाम बदल कर 2006 नहीं 2007, 21 सितंबर 2007 के दिन इसका नाम बदलकर राज्य योजना आयोग कर दिया गया। ये भी याद रखना है क्योंकि एक पेपर में पूछा गया था कि राज्य योजना मंडल का नाम बदलकर राज्य योजना आयोग कब किया गया था? तो 21 सितंबर 2007 को किया गया था। और या इसे राज्य नीति आयोग के नाम से भी जानते हैं, यह पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है सर? तो वर्तमान में मोहन यादव हैं। और इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो सर सचिन चतुर्वेदी इसके उपाध्यक्ष हैं। दोनों बात आपको याद रखना, आपके पेपर में कहीं ना कहीं टकराने को मिल सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? अनुसूचित जाति की पूछ रहा है, जनजाति की नहीं पूछ रहा है। जब हम अनुसूचित जातियों और जनजाति की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि टोटल 36.7% हमारे यहाँ रहते हैं, जिसमें से एसटी की बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की तो 21.6% है। और एससी की जब हम बात करते हैं तो अपन को क्या देखने को मिले, 21.1% हमारे यहाँ एसटी है और 15.6% हमारे यहाँ क्या अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है। अनुसूचित जाति की बात कर रहा है तो 15.60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम एसटी की बात करते हैं, सर्वाधिक कहाँ रहते हैं? जनसंख्या के आधार पर देखेंगे तो धार में देखने को मिलेगा। और न्यूनतम हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो सर न्यूनतम हमें भिंड में देखने को मिलती है। ठीक है, फिर प्रतिशत के हिसाब से बात करते हैं तो कहाँ पर? अलीराजपुर में सर्वाधिक, न्यूनतम कहाँ पर? भिंड में। एससी की बात करते हैं तो सर्वाधिक कहाँ पर रहती है दोस्तों, जल्दी आप बताइए। तो सर इंदौर में रहती है सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर, और न्यूनतम रहती है झाबुआ में। और प्रतिशत के हिसाब से बात करेंगे तो सर्वाधिक हमें देखने को मिलती है कहाँ पर? उज्जैन में, और न्यूनतम कहाँ पर? झाबुआ में। तो ये बात भी आपको याद रखना है। सभी फैक्ट मैंने क्लियर करा दिए हैं आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न से पहले लाइव बैच की बात हम कर ही चुके हैं, तो 1999 में है, आप ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। डेमो देखने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन PSC by DC सर को डाउनलोड कर लीजिए और डेमो देख के आप ज़रूर क्लास ज्वाइन कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? नहीं है पूछा है। यहाँ क्या हो रहा है कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है भैया। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र एक दूसरे को दे सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। यदि विधानसभा अपने सदस्यों के बहुमत से अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को हटाए जाने का संकल्प पारित कर दें तो उन्हें पद त्यागना पड़ता है, तो बिल्कुल भैया ये भी सही बात है। 5 बार ऐसे संकल्प को पारित करने के लिए 15 दिन से पहले सूचना देना आवश्यक होता है, तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है सूचना देने की। ठीक है, राष्ट्रपति के उसमें होता है तो यहाँ पर नहीं होता है, तो इसके राइट आंसर तीनों सही हैं और चौथा हमारा क्या है? गलत है, और उसने नहीं पूछा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में अधिकांश वर्षा होती है। तो दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश देखते हैं, तो मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग क्या है? ये है। और आप सभी को पता है कि भारत में जो मानसून एंट्री करता है वहाँ कहाँ से करता है? अरब सागर से करता है, और उसका नाम है सर दक्षिण पश्चिम मानसून। तो हमारे यहाँ अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? अरब सागर की मानसूनी शाखा से होती है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है लगभग कितने? 90% वर्षा। और देखिए मध्य प्रदेश में अरब सागर और साथ साथ बंगाल की खाड़ी दोनों शाखा से वर्षा होती है, आप सभी को पता होगा। और दोनों शाखा से वर्षा कहाँ पे होती है? बघेलखंड या मध्य प्रदेश के पूर्वी पठार में वर्षा होती है, आपको ये भी याद रखना है। सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है, मैंने पहले ही बताया था।
और न्यूनतम वर्षा भिंड में होती, ये बात भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अब हम हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। A.R. सुब्रमण्यम तथा टीम श्री मन्ना नारायण 1991 ने कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने जलवायु प्रकारों में विभक्त किया है। दोस्तों अभी हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ है MPPSC का जो हम चला रहे हैं बैच, और मैंने उसमें आपके बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कराए, और मैंने उसमें आपको बताया था कि आपको याद रखना है कि मन्ना नारायण द्वारा कितने 3 भागों में विभाजित किया गया था, क्योंकि कोपेन ने 2 में किया था, CWG और AW यानी उष्ण कटिबंधीय जलवायु की बात करता था वो, और इसमें कौन सी करता था, शीतोष्ण जलवायु की बात करता था। यहाँ पर मैंने W का मतलब भी आपको बताया था। ठीक है, यानी वर्षा ऋतु में पानी गिरता है, शीत ऋतु यहाँ पर शुष्क होती है, और यहाँ पर जी का मतलब भी बताया था गंगा। तो मध्य प्रदेश का अधिकतर क्षेत्र किस में आ रहा था, CWG वाले क्षेत्र में आ रहा था। AW मध्य प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र जो आता है वहाँ AW प्रकार की जलवायु क्षेत्र में आता है, जो कोपेन के अनुसार है। बहुत अच्छे से पढ़ाया था, आपको समझ में भी आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हरसिंह सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनी हुई है। तो दोस्तों यह पार्वती नदी पर बनी हुई है। पार्वती नदी की हम बात करते हैं तो यह आष्टा से निकलती है और श्योपुर के निकट जाकर के इसमें चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, आष्टा सीहोर से निकलती है। इसके ऊपर कुछ परियोजना चलाई जा रही हैं, जैसे रेसाई परियोजना यह बनाई जा रही है सीहोर और राजगढ़ सीमा पर। और फिर यहाँ पर आप आओगे गुना में तो यहाँ पर कृष्णा सागर बांध आपको देखने को मिलेगा। कृष्णा सागर या गोपी सागर बांध भी हमें देखने को मिलता है। इसकी एक सहायक नदी है, उसका नाम है नेवज, वो भी आष्टा के समीप से निकलती है, सीहोर से ही। क्या है, नेवज है। और नेवज के ऊपर आप सभी को पता है कौन सा, मोहनपुरा डैम बना हुआ है, मोहनपुरा बांध बना हुआ है। और कहाँ पर बना हुआ है वह, तो सर वह बना हुआ है राजगढ़ में। तो इस बात को भी याद रखना है। देखिए कितने सारे फैक्ट थे, अपन ने आसानी से समझ लिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र को वित्तीय सहायता किस देश से प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों मैंने आप सभी को बताया कि 1967 में सतपुड़ा जो हमारा ताप विद्युत केंद्र है उसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और उसमें किस देश का सहयोग था, तो सर अमेरिका देश ने उसमें सहयोग किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। 1330 मेगावाट का यह प्लांट है जो वर्तमान में संचालित है। 2007 से पहले मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र हुआ करता था। फिर यहाँ पर आपको एक और बात याद रखना है, कहाँ पर है, बैतूल के सारणी में यह स्थित है। कहाँ पर, बैतूल के सारणी में। इसमें पानी कहाँ से आता है, तो छोटी तवा नदी से इसमें पानी आता है। फिर इसमें कोयला कहाँ से आता है, तो सर पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र इसके समीप है, वहाँ से ताप विद्युत केंद्र में क्या आता है, कोयला आता है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में रॉक फॉस्फेट के संचित भंडार कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश के झाबुआ में तो हमें मुख्य रूप से रॉक फॉस्फेट मिलता ही है, परंतु सागर और छतरपुर में भी उसके निक्षेप हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि इन तीनों में हमें क्या देखने को मिलती है, विंध्याचल चोटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का विस्तार देखने को मिलता है। तो जो विंध्यन जो चट्टानें होती हैं उनमें से मुख्य रूप से हमें रॉक फॉस्फेट मिलता है। तो तीनों जगह पर हमें रॉक फॉस्फेट के निक्षेप प्राप्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। रॉक फॉस्फेट का मैंने आपको पहले भी इस्तेमाल बताया था, किस में, तो सर उर्वरक जो उद्योग है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का एक प्लांट है गुना में, यहाँ पर उर्वरक बनाया जाता है। तो झाबुआ से निकलने वाला रॉक फॉस्फेट कहाँ पर पहुँचाया जाता है, NFL में पहुँचाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस वन उपज का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया गया था। तो अपन ने एक दिन पढ़ा था कि तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण सर 1964 में किया गया था। फिर अपन ने पढ़ा था 1970 में वन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, और वन का राष्ट्रीयकरण करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था। 1973 में बांस का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो सबसे पहले किसका दिख रहा है, तो सर तेंदुपत्ते का दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेंदुपत्ता। ठीक है, तेंदुपत्ते का इस्तेमाल मेनली बीड़ी उद्योग में किया जाता है, ये बात भी आपको याद रखना है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश का मुख्य स्लेट उत्पादक जिला कौन सा है। तो आप सभी को पता है मंदसौर जिले में स्लेट का उत्पादन किया जाता है। एकमात्र जगह है यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, स्लेट खनिज हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पन्ना से आप सभी को पता है हमें क्या मिलता है, तो सर पन्ना से हमें हीरा मिलता है, ये बात हमें पता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं,
मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान गोंड शासकों से जुड़ा हुआ है? तो देखिए, ग्वालियर का किला आप सभी को पता है तोमर राजाओं से। धर्मार की गुफाएं सर पुरानी है, प्राचीन कालीन है, ये भी नहीं। भोजेश्वर मंदिर हम सभी को पता है सर परमार वंश से जुड़ा हुआ है। फिर आता है रामनगर का मोती महल। तो देखिए, रामनगर जो वर्तमान में पड़ता है वह किस में पड़ता है? मंडला में। और मंडला जिले में ही किस राजाओं का शासन हुआ करता था? तो गोंड राजाओं का शासन हुआ करता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामनगर का मोती महल। तो देखिए, एक शासक थे हृदय शाह इनके, ठीक है। गोंड वंश का जो संस्थापक था उनका नाम क्या था? संग्राम शाह था, आप सभी को पता है। परंतु हृदय शाह की बात करते हैं तो हृदय शाह का क्या होता है? हृदय शाह चोरागढ़ का किला हार जाते हैं जो नरसिंहपुर के समीप पड़ता है, और उसके बाद यहाँ जाकर रामनगर जो कि मंडला में स्थित है अपनी राजधानी बनाते हैं, और वहाँ पर मुख्य रूप से कुछ किलों और महलों का निर्माण करते हैं। तो वहाँ पर हमें कौन कौन से किले देखने को मिलते हैं मैं उसकी बात कर देता हूँ। तो एक मिलता है सतखंडा महल, ठीक है, ये गोंड राजाओं से संबंधित था, मंडला में मिलता है। कल ही हमने बात की थी और इसे जल महल की संज्ञा भी दी जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद मोती महल हमें देखने को मिलता है, रानी महल हमें देखने को मिलता है, फिर रानी बेगम महल हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। उसके बाद राय भगत की कोठी, कौन सी? राय भगत की कोठी हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? मंडला में देखने को मिलती है। फिर आपने मदन महल एक नाम सुन रखा होगा जो कि कहाँ पर है? जबलपुर में है। तो वहाँ भी किससे संबंधित है? गोंड राजाओं से ही संबंधित है। तो याद रखिएगा, इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने, ठीक है। फिर आपने गिन्नौरगढ़ का किला भी सुन रखा होगा जो कि कहाँ पर है? सर रायसेन के समीप पड़ता है, उबैदुल्लागंज के पास। वह भी कौन से? गोंड राजाओं से ही संबंधित है, उसका भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश की गोरबी, जैंत और झिंगुरदा खदानें किस खनिज से संबंधित हैं? तो देखिए, यहाँ सभी जो खदानें हैं वह सिंगरौली में स्थित है और किससे संबंधित है? कोयले से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयला। तो ये सभी आजकल डीप में जाके वहाँ पूछने लगा है, जो गाँव के नाम होते हैं उसमें खनन होता है तो इसलिए पूछ लेता है। तो इन सभी को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में बंजारा समाज को किस वर्ग में शामिल किया गया है? तो देखिए, हमारे यहाँ बंजारा समाज मुख्य रूप से रहती है रायसेन वाले क्षेत्र में, तो उन्हें हमारे यहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया है, ना कि वह एसटी में आते ना ही एससी में। हमारे यहाँ किस में? अन्य पिछड़ा वर्ग में है। महाराष्ट्र में इन्हें एसटी का दर्जा दिया गया है। 2023 में इन्होंने डिमांड की थी कि हमें भी एसटी का दर्जा दीजिए, उसके लिए यह प्रश्न पूछा गया था। तो मध्य प्रदेश में बंजारा समाज को किस में शामिल किया जाता है? अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाता है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो भैया 25 अगस्त 1982 को क्या होती है? ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय भोपाल में है। इसका कार्य क्या है? तो सर इसका कार्य है ऊर्जा का विकास करना, ठीक है। बस इतना ही आप याद रख लीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कपिल परमार किस खेल से संबंधित है? 10 बार मैंने आपको बता दिया है। कपिल परमार हमारे शहर यानी मेरे शहर सीहोर से संबंधित है। और किस खेल से हैं? जूडो से हैं। 10 बार मैं आपको समझा चुका हूँ। पैरा जूडो आप बोल दीजिए, विकलांग है इसलिए। पैरा जूडो से यह संबंधित है। अभी पैरालंपिक हुआ था, पैरा ओलंपिक हुआ था, कहाँ पर? सर पेरिस फ्रांस में हुआ था। और वहाँ पर इन्होंने 60 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीत के आए हैं। तो बहुत चर्चाओं में, इसलिए याद रखना कि पैरा जूडो से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, तांत्या मामा आर्थिक कल्याण योजना मध्य प्रदेश के फिलिंदा ब्लैंक्स निवासियों को कम मूल्य पर उपकरण और व्यावसायिक पूंजी उपलब्ध करवाती है। तो किसके लिए थी भैया? तो ये अनुसूचित जनजाति के लिए थी। इसमें सर 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का इसमें क्या दिया जाता था? सर लोन दिया जाता है। क्या कितने से? 10,000 से लेके 10 लाख तक का, 1 लाख तक का लोन दिया जाता है। पढ़े लिखे होने की ज़रूरत आपको नहीं है। 18 से 55 साल आपकी उम्र होना चाहिए। ये सभी बात हमने की थी। तो यह किसके लिए चलाई गई थी? अनुसूचित जनजाति के लिए चलाई गई है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह का प्रारंभ कब हुआ था? तो आप सभी को पता है कि 2007 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शुरू होती है, जब शिवराज सिंह जी चौहान हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं। और आपको याद रखना है कि इसमें 51,000 रुपये की राशि दी जाती है। चाहे वह मुस्लिम हो, चाहे वह हिंदू, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसे कितने? 51,000 रुपये की राशि दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बेगा जनजाति के प्रमुख देवता क्या कौन से हैं? अपन ने पहले ही बात करी कि सर साल वृक्ष में यहाँ बूढ़ा देव की पूजा करते हैं। किसकी?
बूढ़ा देव की पूजा करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बूढ़ा देव। बेगा जनजाति की हम बात करते हैं तो कहाँ पर रहता है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में सर मध्य प्रदेश में रहती है। बालाघाट, उमरिया, मंडला, डिंडोरी आदि क्षेत्र में इनका क्या है, निवास स्थान है। इसके बारे में आप सभी को याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसने राम कथा पर आधारित आनंद रघुनंदन नामक नाटक लेखन किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर है विश्वनाथ सिंह। विश्वनाथ सिंह की हम बात करते हैं तो विश्वनाथ सिंह कौन थे? तो सर यह बिंद क्षेत्र या रीवा के क्या थे, राजा हुआ करते थे। और इनके द्वारा कौन सा आनंद रघुनंदन नामक नाटक लिखा गया जो कि रामायण से संबंधित है। ऐसा कहा जाता है कि यह ब्रज भाषा में लिखा हुआ पहला हिंदी का नाटक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, विश्वनाथ सिंह है। परंतु जो पीएससी ने उत्तर दिया था वह मदन भटनागर दिया था, तो आप इसको भी याद रखिएगा। परंतु अधिकतर सोर्स क्या बोलते हैं कि विश्वनाथ सिंह ने आनंद रघुनंदन नामक नाटक लिखा हुआ था। इस बात को आपको याद रखना है। तो आज का लेक्चर हमारा दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। अब मैं आपसे 2 प्रश्न पूछ रहा हूँ, दोनों प्रश्न का उत्तर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। एक है, एक जिला एक उत्पाद के तहत इंदौर के किस उत्पाद को शामिल किया गया है? रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, किस राज्य एवं जिले में स्थित है? इसका आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो दोनों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों आज मैं 50+ कमेंट का टारगेट रख रहा हूँ। देखता हूँ कितने बच्चे मेरे 50+ कमेंट टारगेट को पूरा कराते हैं, मेरा सहयोग करते हैं। सीरीज़ बहुत अच्छी चल रही है, आप सभी को पता है। तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। साथ साथ हमारा जो यूट्यूब चैनल है PSC by DC सर, उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल हम वापस से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।